आज की योगहार कार्यक्रम में आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनको आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय दिनेश जी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आज शायद अभी डीडी शर्मा जी नहीं जुड़े हैं। हाँ, डीडी शर्मा जी जुड़ गए हैं। आदरणीय डीडी शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं जो कि वो आए और हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय का परिचय कराने के साथ उनको सादर आमंत्रित करें। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डीडी शर्मा जी को। जी, स्वागत है सर। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं ऐसे राष्ट्रीय स्तर के शख्स को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करवा रहा है। आज के जो प्रवक्ता है, आज के जो विशेषज्ञ है वो है आदरणीय श्री कृष्ण मुरारी जी। आप अखिल भारतीय बीज प्रमुख है किसान संघ के। आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है जैविक खेती में, दूसरे अन्य क्षेत्रों में, सामाजिक कार्य में। इन्होंने बहुत सारा काम किया है आज अभी तक पूरे भारत के किसानों को। और आप संघ से भी जुड़े हैं, प्रचारक भी है और एक योद्धा की तरह इस देश के लिए आप काम कर रहे हैं, खास करके किसानों के लिए। आज भारत हमारा जैसा कि कृषि प्रधान देश रहा है, इसको हमने कृषि प्रधान देश ही रहना देना है, ऐसी हम कामना करते हैं। अब मैं सादर निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय सम्माननीय श्री कृष्ण मुरारी जी से कि स्वयं अपना परिचय भी दे और आज इस उपस्थित कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को, किसानों को अपने अनुभव का विस्तार करें। आदरणीय श्री कृष्ण मुरारी जी, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं कृष्ण मुरारी और राजस्थान में कोटा में मेरा जन्म हुआ और आयुर्वेद रत्न करने के पश्चात, बीएससी आयुर्वेद रत्न करने के पश्चात में पूरा समय संघ कार्य में ही लगाया और ग्राम विकास का काम भी 6 साल तक राजस्थान में किया। पंजाब में भी 19 साल आतंकवाद के दौरान पंजाब में काम किया, जम्मू कश्मीर में भी काम किया। इस समय सारे देश भर में किसानों को बीज कैसे उन्नत करके और खेती को अच्छी खुशहाली की तरफ ले जाना और गौ आधारित खेती करते हुए और किसानों की खुशहाली कैसे आए, इस पर मैं काम करता हूँ। तो हमारा भारत पहले से ही, प्राचीन काल से ही बिल्कुल स्वावलंबन के आधार पर काम करता रहा है। कोई गांव में बेकारी नहीं होती थी, सारा स्वावलंबन के आधार पर और आत्मनिर्भरता से किसान खेती करता और देश को सोने की चिड़िया बनाने में अपना योगदान देता रहा। कालांतर में हमारे कुछ कमियों के कारण आज हम इस स्थिति में पहुंचे। नहीं तो हमारे यहाँ तो भगवान कृष्ण गाय चराते थे। उन्होंने अर्थशास्त्र समझाया भारत को कि गाय इस देश का अर्थशास्त्र है। भगवान कृष्ण गाय चराते थे, भगवान बलराम खेती करते थे। खेती और गोपालन दोनों जुड़े हुए रहने से और देश की खुशहाली। तो आज भी हमको ये बात समझनी होगी कि यदि देश को स्वस्थ रहते हुए और खुशहाली की तरफ जाना है तो ये प्राकृतिक तौर पर खेती करना, गो आधारित, यह आज के समय की आवश्यकता है। भारत सरकार भी इस ओर बड़ा प्रयत्न कर रही है कि किसान गो आधारित खेती पर आए। किसान ये जिस दिन समझ लेगा तो खेती उसके लिए बहुत उत्तम, हमारे यहाँ तो कहा जाता था उत्तम खेती, यानी खेती सबसे उत्तम है, व्यापार दूसरे दर्जे पर और नौकरी उसके अंत में है। इसलिए खेती, और हमारे यहाँ भारतीय किसान संघ में तो नारा है कृषि में कृषस्व है, खेती करो और खेती ही करो। तो खेती कितना उत्पादन देती है हमें और प्रकृति के साथ जुड़ करके स्वस्थ रहने का कितना साधन देती है, ये हमको समझना होगा। तो मैं आज गो आधारित खेती के बारे में ही बताऊंगा और हमने इस प्रकार का एक ट्रेनिंग सेंटर कोटा में डेवलप किया है जिस पर हम ट्रेनिंग भी देते हैं और रिसर्च का काम भी करते हैं। नया रिसर्च भी चलती है वहाँ पर। एमएससी, पीएचडी, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी, ऐसे बहुत अच्छे
विद्वान लोग काम करते हैं उस पर, उसको हमने ये तीसरा साल हमारा चल रहा है। मैं ये इसमें से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे उस खेत का वो बंजर भूमि थी जिस पर खेती नहीं हो रही थी, तीसरा साल हमारा है। उसके चारों तरफ पत्थर की दीवार बनाई हुई है ताकि किसी का रसायन का पानी अंदर खेत में प्रवेश न करे, और बूंद बूंद पानी से एक एक इंच जमीन का अधिकतम उपयोग करके और किसान का कैसे उत्थान किया जाए, इसका एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर वो बन गया है। उस पर हमारा ये तीसरा वर्ष है। मैं आपको इस बात का बताता हूँ, अभी जो पिछली फसल गई है, उगाई थी हमने, तो हमारा गेहूं प्राकृतिक, हम तो हमारे जो पुराने बीज हैं उसी के आधार पर, देशी बीज हैं यहाँ के, उसी पर सारा काम चलता है। वहां पर उन्हीं बीजों का संरक्षण करते हैं और उनका संवर्धन करते हैं। तो 62 क्विंटल 1 हेक्टेयर में गेहूं निकला है हमारा अभी भी, और सरसों भी 6 क्विंटल हमारी 1 बीघा में निकली, वहां का बीघा के हिसाब से, यानी पर्याप्त उत्पादन हम पहले साल से लेना भी हम सिखाते हैं। किसान को ऐसा भ्रमित किया कंपनियों ने, एक नैरेटिव सेट किया कि बिना यूरिया और बिना डीएपी के खेती नहीं हो सकती। यह झूठ को फैलाया गया, यह एकदम झूठ था। हमारे पूर्वजों ने गो आधारित खेती ही की थी, लेकिन किसानों के दिमाग में ऐसा बैठा दिया इतने वर्षों में कि बिना यूरिया डीएपी की खेती नहीं हो सकती। मैं वैद्य होने के कारण फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने भी इसी प्रकार से एक नैरेटिव सेट कर दिया कि बिना अंग्रेजी इलाज के जल्दी ठीक नहीं हो सकते। लेकिन पिछले कोरोना काल में हमने देखा कि उन्होंने जो कुछ दवाइयां एलोपैथी में दी, चाहे उन्होंने स्टीरॉइड दिया हो, रेमडेसिविर दिया हो, ऑक्सीजन पर रखा है, आंखें निकल गई, और जिन लोगों ने काढ़ा पिया हमारा देशी, वो स्वस्थ हुए और उनकी इम्यूनिटी बढ़ी, और सारे देश में उसके कारण मृत्यु दर कम हुई दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले में। मैं वैद्य होने के कारण मैं बहुत सारी ऐसी चिकित्साएं करता हूँ। महीने भर में से एलोपैथी की दवा से ठीक नहीं हुआ, खांसी का केस मेरे पास आया, मैंने कहा 5 मिनट में भी खांसी रुकती है, 5 मिनट में खांसी रुक गई, और किया कुछ नहीं, बिल्कुल देशी उपचार। उसके साथ गले में इन्फेक्शन, इरिटेशन था। गरम तवे के ऊपर हल्दी आधा चम्मच डालने से वो जली और धुआं निकला, वो बस लिया और छोड़ा, और उसको 5 मिनट में वो खांसी रुक गई। ऐसे एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। जो हार्ट के ब्लॉकेज में अभी कल परसों ही मिलने के लिए गया था, आज के चिकित्सक जबरदस्ती ही उसको स्टंट डाल दिया, उसके बीमारी का कोई निदान ही नहीं किया, जबकि वो उसको स्टंट की जरूरत ही नहीं थी। हमारे पास में, मेरे पास में आए हुए अनेक केस जिनको ब्लॉकेज 90% थे, उन लोगों ने लहसुन का, अदरक का, नींबू का, सेब का सिरका और शहद का प्रयोग करते हुए 2 महीने में 0% हो गया। मेरा केवल उदाहरण बताने का है कि ये जो नैरेटिव सेट किया कि एलोपैथी से जल्दी ठीक होते हैं, ये बिल्कुल असत्य है। मेरे पास में से सैकड़ों उदाहरण है कि जो मरीज आता है, मैं उनको घड़ी से बता देता हूँ 15 मिनट में आप ओके हो जाएंगे। रात को 5 बजे फोन आया, उल्टी आ रही है, पित्त बढ़ा हुआ और चक्कर आ रहे हैं, कड़वा कड़वा पानी निकल रहा, फोन आया मेरे को, ये रात भर हो गया, नींद नहीं आई। अब वो दवा देते तो वो शायद 2 दिन 3 दिन लगा देते। मैं कहा भैया नींबू काट करके उसके बीज निकालो, काली मिर्च और सेंधा नमक डाल के गर्म करके थोड़ा ठंडा करो, चूसने के लिए दो, 10 मिनट में उनको आराम होगा। ऐसे एक नहीं सैकड़ों। ऐसा ही किसान का है। मैं अब खेती पर आ रहा हूँ वापस। किसान को भी इसी प्रकार से भ्रमित करके कि बिना यूरिया डीएपी के खेती नहीं हो सकती, हमने ये प्रमाणित कर दिया है हमारे फार्म पर कि यूरिया डीएपी के बिना भी और पहले साल में ही पूरी उपज कैसे ली जा सकती है। वास्तव में किसान लोग जो है ना भ्रमित, इसमें हमारे जो जैविक का भी बहुत प्रचार हुआ। उसमें क्या हुआ, मैं अभी हरियाणा में जब गया प्रवास पर, तो एक सज्जन आए थे, वो कहने लगे कि मैंने गेहूं लगाए थे और पूरा पालेकर जी जैसा बताते हैं ऐसा मैंने जीवामृत दिया हर पानी के साथ में, लेकिन मेरी उपज कम हुई। मैंने कहा भैया पूरी चीज को समझा नहीं। खेत के अंदर इतने वर्षों से आपने यूरिया डीएपी देकर के और जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको आपने खत्म कर दिया जो खेती में काम करते हैं। अब वो गाय के गोबर में जो सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं उनको हमको पर्याप्त मात्रा में उसमें पैदा करना पड़ेगा। कार्बन वैल्यू हमारी कम हो गई। हमारे उस फार्म की भी कार्बन वैल्यू 0.3% थी, आज 1.5 पर हमारा वो फार्म आ रहा है तीसरे साल में। तो कार्बन वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, जीवाणु सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाना पड़ेगा।
तो खेती में उपज पूरी होगी। और उसके लिए बड़े सरल प्रयोग हैं जो हमको करना चाहिए। मैं पहले साल में ही पूरी उपज लेने की जो बात बताता हूँ, उसमें बताता हूँ कि एक बार उस खेत में मिट्टी का परीक्षण कराओ। पहले सारी मिट्टी का परीक्षण होना चाहिए, 5 जगह से लेकर के 4 कोने और एक मध्य से। फिर अपनी खेती के बारे में हमें पता लगे कि भाई इसमें कौन से तत्व कम है, क्या स्थिति है हमारे खेत की, और उसको पूरा करने का उपाय हम उसको बताते हैं कि वो उसको पूरा करके और खेती को उपजाऊ बना सकते हैं। तो एक तो मिट्टी का परीक्षण कराना, उसकी रिपोर्ट देखना, और उसके बाद अपने खेत में और एक बार सारी जमीन में टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग क्यों ना करें, लेकिन हरी खाद जैसे ढेंचा है, सन बीजा है, उनको पैदा करना, और बदलते हुए क्रम में दलहन की खेती करना, ताकि खेत में नीचे नाइट्रोजन भी पर्याप्त होगी और सूक्ष्म जीवाणु भी उसमें से आएंगे। तो ये जो हरी खाद है उसको पैदा करके, अभी भी मैं खेत पे फार्म पर से आया था कुछ दिन पहले, तो हमारा ढेंचा लगभग 6.5 फुट ऊंचा हो चुका था, और अभी थोड़े दिन बाद वो 10-12 फुट का हो जाएगा। और उसमें उसको पूरा रोटोवेटर घुमा करके उसको जोत देंगे। जोतने के बाद फिर उसमें तैयारी करेंगे अगली फसल की। तो एक तो क्या है कि जमीन के अंदर ये हरी खाद का प्रयोग करना यह आवश्यक रहना चाहिए। जमीन में अपने में रोटेशन बना करके कभी किसी जगह कभी किसी जगह सारे खेत में हरे खेत का हरी खाद का प्रयोग करना। दूसरा, जो हमारी रिपोर्ट आई है खाद की, खेती की, मिट्टी की, जिसमें क्या क्या कमी है, उसको पूर्ति करने के लिए हमको बहुत अच्छा कंपोस्ट खाद बनाना सीखना होगा। गौ आधारित खेती के लिए कंपोस्ट खाद बहुत अच्छा बनाना, और उसके लिए बड़ी सरल पद्धति, यदि आपके पास में गोबर गैस प्लांट है तो उसकी स्लरी निकल करके जाती है, उस गड्ढे में ही आप दूसरे हरे यानी जो पेड़ पौधों के पत्ते और जो ऑर्गेनिक अपशिष्ट हैं जो जानवर खाते हैं उसमें से बचा वो सारा उसमें डालते रहें। और यदि हमको मिलता रहे कहीं पर, तो पानी के ऊपर जलकुंभी होती है, वो केले के पत्ते होते हैं, वो मंडी के अंदर तुलने जो अनाज तोलते हैं तो उसमें से निकला हुआ कचरा, कहीं पर आजकल जैसे श्रावण में गोट होती रहती है तो वो उपले जलाते हैं, खाना बनाते हैं, उसकी राख, ये सब इकट्ठी करके ला करके और अपने उस गड्ढे में बराबर ठीक मात्रा में डालते रहना। और हमारी जमीन में यदि किसी चीज की कमी है, जैसे मान लो जिप्सम की आवश्यकता है, तो उसी के साथ कंपोस्ट बनाने के साथ ही हर रोज जो गोबर डाल रहे हैं उसी के साथ में जिप्सम डाल दिया। यदि कैल्शियम की कमी है तो कुछ चूना उसमें डाल दिया। इस प्रकार से उसमें जिस चीज की भी कमी है, तो डोलोमाइट है, जिप्सम है, और ये जो होता है हमारा फास्फोरस के लिए उदयपुर से निकलता है हमारी वो मिट्टी, तो पहाड़ से निकलती है। ये सब चीजें अपने को रखना चाहिए, और उसमें बराबर मात्रा में गोबर के साथ ही वो सारी चीजें डालते रहना चाहिए कि अपनी जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे हम पूरा करें, वो डालते हुए और उसको नमी बनाए रखना। यदि स्लरी आती है तो रोजाना उसमें नमी बनी रहेगी, अन्यथा उसमें पानी डाल करके भी उसको नमी बना के रखना होगा। तो वो यदि हम पूरा जब गड्ढा भर जाए तब उसको या तो मिट्टी से बंद कर दें, नहीं तो काले त्रिपाल से उसको बंद कर दें। 50 दिन तक उसको बंद रखें हैं पूरी तरह से, एयर टाइट जैसा बंद रखें, और उसके बाद उसको देखेंगे कि वो बहुत अच्छा उसमें खाद, कंपोस्ट खाद बहुत अच्छा तैयार हो गया है। तो अपने खेत में इस प्रकार का बहुत अच्छा कंपोस्ट खाद खेत को तैयार करने के साथ में डालें। गर्मी में नहीं डाल के आए, जैसे आजकल आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि जेठ के महीने में अपना जो गोबर का रेवड़ी का खाद पड़ा रहता है उसको खेत में जाकर के डालते हैं, और गर्मी में वो सब सूखता रहता है, उसके सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं। ये नहीं करने का, जब खेत तैयार कर रहे हैं बिजाई के लिए उसी समय उसमें डालना चाहिए। और ये ज्यादा की जरूरत नहीं, 8 क्विंटल की यदि 1 एकड़ में डाल देते हैं तो हमारा काम चल सकता है। लेकिन ये पहले हरी खाद फिर कंपोस्ट खाद उसमें डाल दिया, और अपने घर में कोई छाछ बचती है, गौमूत्र बचता है, वो भी सब खेत को तैयार करते समय बचा हुआ सब उसी में डाल देना, खेत को तैयार करना। उसके बाद उसमें बिजाई करना चाहिए। हमारे यहाँ पर ये जो खेती करने में मैं अपने फार्म पर मैं देखता हूँ, जो बाकी लोग जो बीज डालते हैं वो बीज बहुत ज्यादा डालते हैं, उतने बीज की जरूरत ही नहीं। इतना महंगा बीज आजकल क्या है कि बीज बेचने वाली कंपनियों ने
हमारा बीज बहुत अच्छा है, इसको उपयोग करो। ये बहुत खतरनाक खेल हमारे देश में किया गया है। जो आत्मनिर्भर भारत था उसमें किसान अपना बीज काम में लेता था, लेकिन कंपनियों ने धोखे में डाल करके जो गांव में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान बैठे थे उनको इस काम में लगा करके किसानों को बरगला दिया गया, हमारा बीज बहुत अच्छा है, इसका उपयोग करो। अब उनका बीज का उपयोग करो तो उसमें फिर रसायन डालो, और रसायन डालो उसके बाद यदि खरपतवार होगी तो ये दवाई डालो, उसके नाम से हर्बिसाइड जो डालते हैं। कैंसर का एकदम जबरदस्त कारण है कैंसर होने का, और उसमें से परिणाम हो रहा है कि खेती बंजर हुई, लोगों को कैंसर हुआ, और पंजाब से आने वाली बीकानेर वाली ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया। इतना भयंकर उसका परिणाम हुआ है। तो किसानों को बीज में भी जो फंसाया गया है, जो बीज उनका था वो बीज उन्होंने दिया, वो हर साल उनसे लेना पड़ेगा। अपना बीज उसमें रहेगा नहीं, क्योंकि वो अगली बार पैदा करेंगे तो उसमें से होगा नहीं, क्योंकि वो बीज बाज है, उस बीज में बाजपन है, बीज निर्माण नहीं होता। उसके कारण लोगों में बाजपन बढ़ता है। बाज बीज को खाएंगे तो लोगों में बाजपन भी बढ़ेगा। तो उन्होंने हमारे यहाँ की जो जैव विविधता थी उसके ऊपर भी बहुत बड़ा आक्रमण किया कि हजारों प्रकार के, मैं अभी रायपुर गया था तो विश्वविद्यालय में 23,000 प्रकार के धान के बीज थे। अब हमारे यहाँ इतनी प्रकार की वैरायटी, उनका एक बीज आएगा तो उसी को उगाएंगे और हमारे बीजों को हम खा करके खत्म कर देंगे। तो हमारी जैव विविधता के ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण बीज वालों ने किया और बीमारियां हमारे देश में फैली। तो अपने यहाँ का देशी बीज लेकर के और जो हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं खरपतवार नाशी का, उसका परिणाम क्या होता है कि जैसे अभी हमारे यहाँ पर सोयाबीन की खेती होती है, बरसात में उसमें बहुत ज्यादा खरपतवार होती है। खरपतवार नाशी के नाम पर दवाई, वो बोलते हैं दवाई डालो। अब वो वैज्ञानिक तो बताएंगे 10 ml डालना है, तो दुकानदार बोलेगा 20 ml ले जाए और किसान 50 ml डाल देता है। अब वो खरपतवार के चक्कर में 50 ml डाली हुई जमीन में सुरक्षित वो पड़ी रहती है, जब वो फसल कट जाती है और जब गेहूं की बुआई उस जगह करते हैं तो गेहूं को उगने नहीं देता, क्योंकि वो तो खरपतवार नाशी सोयाबीन के लिए था। सोयाबीन को छोड़ करके बाकी चीजों को उगने नहीं देता। इसके कारण वो बीज एक एकड़ में भी और बड़ी मात्रा में 100 किलो तक वो डाल देते हैं, क्योंकि वो उगने नहीं देता, तो ज्यादा बीज डालते हैं। हम लोग वहां पर हमने प्रयोग किया कि 3-3 दाने हमने बेड के ऊपर लगाए, ड्रिप के ऊपर, तो बहुत अच्छे गेहूं भी पैदा हुए, सोयाबीन भी बहुत अच्छी पैदा हुई, और हमारे 1 एकड़ में लगभग 4 किलो 4.5 किलो बीज लगता है। इतना कम बीज लगा करके जो बीज का कीमत जोड़े हैं और बीज की बचत देखें तो लेबर से कम लेबर लगा करके भी हमारा पैसा बच जाता है और लेबर को, गरीब लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो हम थोड़े बीज से अच्छी खेती कर सकते हैं। तो उस समय खेत को अच्छा तैयार करके अपना देशी बीज इस प्रकार से लगाया। जो देशी बीज रहता है इसमें रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत रहती है। जैसे देशी आदमी पहले होते थे तो वो दवाई इंजेक्शन कुछ लेते ही नहीं थे, उनको बुखार ही नहीं आता था सारी जिंदगी। ये जो रोग प्रतिरोध क्षमता जो हमारे देशी बीज में है वो हाइब्रिड में नहीं। हाइब्रिड को आकर दवाई, जैसे हम गायों को देखते हैं, देशी गाय को कोई इंजेक्शन लगवाना नहीं पड़ता, दवाई देनी नहीं पड़ती, लेकिन जो होलिस्टीन और जर्सी रखते हैं उनको हर 2-4 दिन में डॉक्टर बुलाना पड़ता है, तो उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता नहीं है। तो वो बीज जो बीजते हैं उसमें रोग प्रतिरोध क्षमता नहीं रहती है। हमारा देशी बीज में रोग प्रतिरोध क्षमता रहती है। उसको जब हम लगाते हैं वो बीज बहुत अच्छा उगेगा। और उसके बाद जैसे मैंने खाद की बात बताई, तो हरी खाद और फिर कंपोस्ट खाद, उसके बाद वो जब बड़ी हो रही है फसल, उसके साथ साथ उसमें जब पानी देना पड़ता है तब उसमें हम जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। जीवामृत बड़ा सरलता से बन जाता है। वैसे एक 200 लीटर के ड्रम में 10 किलो गाय का गोबर, 5 लीटर गौमूत्र और गुड़ डाल देते हैं 1 किलो, और खेत के मेड़ की मिट्टी या बड़ पीपल के नीचे की मिट्टी जिसमें सूक्ष्म जीवाणु है, उसको घुमाते हैं सवेरे शाम आधा घंटा जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए, और उसको छान करके ड्रिप के साथ या फव्वारे के साथ लगा दें। ये पानी के बारे में भी किसानों को ये बड़ा भ्रम रहता है, पानी बहुत देने से खेती अच्छी होती होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सवाई माधोपुर में एक फार्म पर जैविक का काम शुरू कराया, तो मैंने सबसे पहले इसमें और लाइनिंग डलवाई कि इसमें ड्रिप और फव्वारा चल सके, इसकी लाइनिंग डाल दो। तो लोकल किसान वहां पर आए, वो देख रहे हैं क्या जरूरत है, हमारे पास तो पानी खूब है कुएं में। पानी खूब है तो पानी खूब देने की जरूरत नहीं है, फसल कमजोर होती है, जमीन खराब होती है, हमारा खाद खराब होता है,
पानी तो हमें जितना चाहिए उतना देना चाहिए। तो बूंद बूंद पानी और फुहारे से ज्यादा अच्छी खेती होती है। ये बात भी किसानों को बहुत समझाने की जरूरत है। हमारे रेगिस्तान के क्षेत्र में भी हम समझा करके थक जाते हैं, किसानों को समझ में नहीं आता। जब तक पानी कुएं में है तो चालू रखते हैं फुहार, छोड़ते ही नहीं, देखते जरूरत नहीं उतना चलाते रहते हैं। तो फालतू नहीं चलाना चाहिए पानी। ऐसा बूंद बूंद पानी से, थोड़े पानी से उसमें हम फसल को लगाएं, दूरी बना करके ठीक से, और उसका उत्पादन हमारा ज्यादा अच्छा आएगा। उसकी कटिंग भी करना चाहिए। जैसे गेहूं है तो उसको लगभग 6 इंच का होने के बाद ऊपर से कटिंग करते हैं, जैसे चने में करते हैं, तो उसकी फूट बहुत होती है और पैदावार बढ़ती है। ऐसा अभी हमारे तो एक कार्यकर्ता हैं महाराष्ट्र में, ICAR के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी उनके रिसर्च को देखने के लिए गए। अभी कपास की खेती हो रही है। कपास की खेती में नीचे की जो डालियां निकलती हैं वो केवल वृद्धि करने वाली होती हैं, उसके ऊपर फल नहीं लगता। तो उन्होंने उनकी कटिंग करके और रिसर्च का काम किया है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि जो उसके ऊपर टिंडा लगता है वो 2-2.5 ग्राम का रहता है, उसको 8 ग्राम तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। और उनके इस रिसर्च के कारण 1 एकड़ में 25 क्विंटल तक नरमा कपास पैदा हो रहा है। तो ये जो है ना कटिंग करना, ये हर पौधे में, जैसे आदमी है उसके बालों की कटिंग करें तो अच्छा लगता है, नहीं तो घुट बन जाए। तो ऐसा पेड़ पौधों में, फसलों में भी ये कटिंग का सिस्टम समझना चाहिए कि कब कैसे कटिंग की जाए। गेहूं के ऊपर से भी कटिंग की जाए, चने के ऊपर से भी की जाए, पेड़ों के ऊपर भी कटिंग की जाए। प्रूनिंग करते हैं जैसे फलदार पेड़ों में, तब उसके ऊपर ज्यादा उसमें फल लगता है, फूल लगते हैं, फल लगता है। ऐसा खेती में थोड़ा बीज डाल करके और व्यवस्थित रचना से हम, अब वो जीवामृत डाला तीसरे नंबर पर, और उसके बाद चौथे प्रकार का खाद ऐसा जो उपले होते हैं ना, हमारे पुराने उपले, उन उपले से बनी हुई खाद का प्रयोग 50 लीटर पानी में 15 किलो उपले 1 एकड़ के लिए, और उसमें 1 सप्ताह के लिए डाल करके रखना, और उसके बाद वो उपला गोबर को छान लेना और उस पानी का स्प्रे एक फसल में 3 बार करना। जब पौधा 6 इंच का है तब करना, जब पौधे का मध्य आ गया तब करना, और तीसरा फसल लगने के पहले करना। तो उसके ऊपर 10% से 20% तक उसकी उपज तो केवल इस उपले की खाद से बढ़ जाती है। इसका सबूत बताता हूँ। जहां पर गोबर पुराना पड़ा रहता है, बरसात होती है, उसका पानी बह करके जहां जाता है वहां पर उपज बहुत जोरदार होती है, वहां की फसल बहुत हरी भरी और बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो ये इससे भी उपज बढ़ती है। ऐसा 4 प्रकार का खाद का यदि कोई प्रयोग कर लेता है तो उसमें उपज उसकी पूरी 100% वो ले सकता है। लेकिन जैसे मैंने शुरू किया था कि हरियाणा वाले हमारे साथी ने कहा कि मैंने जीवामृत का प्रयोग किया और उपज कम हुई, तो उसमें जितना इनपुट चाहिए उतना तो डाला नहीं, उसकी कार्बन वैल्यू पहले से ही कम हुई पड़ी है, तो उसमें कार्बन वैल्यू कैसे बढ़ाना। तो कार्बन वैल्यू बढ़ाने के लिए एक तो हरी खाद का प्रयोग करना, कंपोस्ट का प्रयोग करना, तीसरा बिछोना बिछाना, जिसको मल्चिंग कहते हैं अंग्रेजी में। तो अपना जो जैविक आदान है, चाहे ये पराली बच गई है और बच गया है, तो अपने खेत पर खाली समय पर भी या फसल हो रही है तो भी उसको बिछा देना चाहिए। इसको बिछा देने से ये सारा धीरे धीरे उस पर जीवामृत भी थोड़ा बहुत जाएगा, तो वो सब ऑर्गेनिक मटेरियल वो खाद में कन्वर्ट होगा। उसके नीचे सूक्ष्म जीवाणु बड़ी तादाद में रहते हैं छाया में, और वो खेती का अपना काम करते रहते हैं, और इसके कारण उस जमीन की कार्बन वैल्यू तेज गति से बढ़ती है। तो ऐसा जैविक का आच्छादन, बिछोना अपने जमीन के ऊपर बिछा करके गर्मी में रखना चाहिए, अनावश्यक तपे नहीं और सूक्ष्म जीवाणु उसमें जीवित रहे, और इसके कारण नमी बनी रहती है उसके नीचे, खरपतवार और खरपतवार पैदा नहीं होती। जब बिछोना बिछा हुआ है तो उसके ऊपर खरपतवार भी पैदा नहीं होती। खरपतवार के बचाव के लिए भी, पानी के संरक्षण के लिए भी, और सूक्ष्म जीवाणुओं के रहने के लिए भी ये मल्चिंग का काम भी उसके साथ साथ करना। तो अपने खेत की कार्बन वैल्यू आश्चर्यजनक ढंग से आप 2-3 साल में बहुत अच्छी इंक्रीज करके उस जमीन को बचा सकते हैं। तो हमारी जमीन को ये यूरिया DAP ने मार दिया, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु जो थे वो यूरिया से मर गए। यूरिया एक पॉइजन जैसा है, आप देखेंगे थोड़ा सा यूरिया भी भिगो करके यदि जहाँ चींटियां निकल रही हैं खूब सारी, वहां पर डाल दो, सारी चींटियां मर जाती हैं उसके द्वारा। ऐसा वो जहर है। वही इतना बड़ा ऊंट प्राणी होता है, आधा किलो यूरिया उसको खिला दो तो मर जाता है। मैं लोगों को सुअरों से बचाव के लिए बताता हूँ। सुअर नुकसान करने आते हैं तो यूरिया और चावल की कणी मिला करके ढेरियां कर दो जगह जगह। वो चावल के चक्कर में यूरिया खा के जाएगा तो मुड़ के वापस नहीं आएगा। तो
ऐसा किसान को अच्छी खेती करने के लिए, उसकी कार्बन वैल्यू बढ़ाने के लिए ये खाद के 4 प्रकार के प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात यह है, अपने खेत में बहुआयामी खेती करना चाहिए किसान को बचने के लिए, उससे भी बहुत लाभ होता है। जैसे हमने अभी वहाँ मॉडल बनाए हुए हैं, अलग अलग कई सारे मॉडल हैं उस खेत पर। एक मॉडल इस प्रकार का कि 10-10 फुट के फासले पर हमने और वो मलाबार नीम के पेड़ लगा दिए, एक ब्लॉक में 5-5 फुट का फासला दिया, 2 लाइनों के बीच में 10 फुट का फासला दिया, जिसमें से ट्रैक्टर चल सकता है, बैल चल सकते हैं, खेती कर सकते हैं। ऐसा अंतर दे करके उसमें वो पेड़ लगा दिए, वो सीधा ऊपर जा रहे हैं, नीचे छाया नहीं करते। कटिंग सबकी करना है, नीचे किसी को बढ़ने नहीं देना, ऊपर जाएगा। ये पौधे जो पेड़ लगाते हैं, दूसरे मॉडल में हमने महोगनी लगाई है, तो वो सीधे ऊपर जा रहे हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि एक तो वो जो पेड़ लगाए हैं 1000 रुपया सालाना की ग्रोथ है, 10 साल में 10,000 का एक पेड़ हो जाएगा। तो 1000 सालाना की ग्रोथ होने के कारण जिस खेत में वो लाख रुपए से ज्यादा के एकड़ का नहीं कमा रहा और उसमें लगभग 5 लाख की ग्रोथ हर साल की पौधों पे हो जाती है, तो ये 10 साल में जाकर के 50 लाख बन जाएगा। तो ये उसकी बहुत बड़ी एफडी उसमें पेड़ों से हो जाएगी। तो पेड़ लगा दिया। अभी पेड़ों के बीच में भी हमने एक मॉडल में क्या किया है, पेड़ लगाया और उसके ऊपर 3 लाइन हमने वो बेड बना करके लगाया था, शतावर लगा दी। शतावर की उपज भी 1 एकड़ में लाख रुपए से ऊपर की हो गई। और बीच में हमने फसल पैदा की, वहां पर तो हमने खस लगाया हुआ है, नहीं तो उसमें जो भी चाहो बीच में 10 फुट का फासला है, जो मर्जी पैदा करो, जो फसल पहले पैदा कर रहे थे वो करते रहो, गेहूं चना जो भी उसकी पैदावार उसको एज इट इज मिल रही है। और उधर पेड़ ऊपर बढ़ रहा है, नीचे शतावर जा रही है। अभी हमने लेटेस्ट अभी मंगवाए हैं पौधे, हम प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ होता है कि नहीं कोटा की धरती पर। हमने 150 पेड़ प्रयोग के लिए अभी काली मिर्च के मंगाए हैं। काली मिर्च की बेलें इन पेड़ों पर चढ़ाएंगे, पेड़ के ऊपर बेल हो जाएगी और नीचे शतावर हो जाएगी, बीच में खेती होगी। तो किसान की आमदनी कई गुना इसमें से बढ़ सकती है बहुआयामी खेती करने से। एक प्रयोग हमारा बहुत अच्छा है, क्या है, खेत की सारी मेड़ खाली पड़ी रहती है किसानों की, उस मेड़ पर हमने 15-15 फुट के फासले पर तो पेड़ लगाए। हमारी दीवार बनी हुई है, उसके किनारे किनारे जो ढलान था उसी के ऊपर हमने 15-15 फुट के फासले पर पेड़ लगाए, बड़े आकार वाले पेड़ सारे लगाए। उसमें फलदार भी है, आम भी है, महुआ भी है, पीपल भी है, बड़ भी है, कदम भी है, सफेद चंदन, लाल चंदन भी है। ऐसे सब प्रकार के लगभग 110 प्रकार के पेड़ हमने उसकी चारों तरफ लगाए। एक तो बहुत प्रकार के पेड़ लगाने का कारण ये रहता है कि पक्षियों को 12 महीना कुछ न कुछ फल उस पर खाने को मिल जाता है, तो पक्षी वहां पर पर्याप्त रहते हैं। हवन होता है शाम को रोजाना, तो पक्षियों के लिए भी वहां पर एक तो पर्यावरण ठीक रहता है वो हवन के कारण, और दूसरा पेड़ पौधों पर रहने की, उनके लिए बसने की और रहता है। हमने मधुमक्खी के बॉक्स भी लगाए थे, किंतु ये सब वातावरण होने के कारण वहां पर 50 मधुमक्खी के छत्ते स्वाभाविक लग गए देशी अपने आप ही। वो मधुमक्खियां उसमें हमारा जो फसल में पॉलिनेशन का काम करती हैं, इससे भी उपज बढ़ती है और मधुमक्खी भी लगती है वहां पर। तो ऐसा अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को खाने पीने का सब मिलता है। तो अनेक प्रकार के पेड़ लगाए हमने बॉर्डर पर। पेड़ों के साथ साथ हमने दीवार पर जाने वाली बेलें लगाई, ट्रिप लगाई हुई है, उसमें बूंद बूंद पानी जाता है, वहां हमने बेलें लगा दी। जैसे बीन की फली है, लौकी है, तोरी है, ऐसे गिलोय है, पौच की फली है, ऐसी दीवारों के ऊपर पूरी बेलें चढ़ा दो, दीवारें खाली न रहे। जो भी यानी चाहे तारबंदी है चाहे पत्थर की दीवार है, वो मुफ्त की कमाई है जो बाढ़ के ऊपर से आ रही है। पेड़ हमारे ऊपर जा रहे हैं और पेड़ों के बीच में ये 15 फुट का फासला था। मैं लॉकडाउन में वहीं पर था, पहले लॉकडाउन में हमने कहा भाई 15 फुट के बीच में, तो ये 15 फुट की जगह हमारी बहुत सारी खाली है, इसका उपयोग करना चाहिए। और हमने वहां पर, मैं मार्च में लॉकडाउन लगा, मैं वहां गया, 5-5 फुट के फासले पर हमने वहां पर पपीते लगा दिए। पपीते बहुत अच्छे चलते रहे उसके अंदर। और फिर हमने कहा कि 5 फुट के बीच की जगह भी खाली है, इसका भी उपयोग करना चाहिए, ड्रिप तो हमारी है ही। हमने वहां पर नेपियर लगा दिया। नेपियर बॉर्डर पर बहुत अच्छा हो रहा है, पशुओं का चारा। तो एक साथ 4-4 चीजें तो बॉर्डर पर मुफ्त में जो जमीन खाली छोड़ देते हैं लोग, उसका उपयोग नहीं करते। उसका उपयोग करके हमने 4 प्रकार की फसल तो मेड़ पर ले ली। ये किसान की इनकम बढ़ाने का एक नेट बहुत अच्छा उपाय है। तो ऐसा बहुआयामी खेती, एक साथ कई प्रकार की खेती, जैसे कभी वो वर्षा हो जाती है बिना समय के, ऐसा सब होता है, उससे बचने के लिए भी करना हो
तो हमने जैसे खस लगाया है, लेमन ग्रास लगाया है, सिट्रिनोला लगाया है, और इस प्रकार की चीजें भी लगा करके उसका तेल निकाले। मैं अभी हिमाचल में गया था, तो कई सारी जमीन पहाड़ी खाली पड़ी रहती है, उस पर कुछ नहीं करते। मैंने कहा उसमें लेमन ग्रास लगा दो भाई, उसका तेल निकाल करके उसमें बहुत प्रोडक्ट बनते हैं लेमन ग्रास के, तो आपकी इनकम बढ़ सकती है। तो ऐसा खाली जमीन पर भी कुछ न कुछ पैदा किया जा सकता है, इनकम सोर्स बनाया जा सकता है। ऐसा विचार करके किसान को बहुआयामी खेती और गो आधारित खेती ये करना बहुत आवश्यक है। गाय के बारे में मैं बताता हूँ, गाय के डाइट सिस्टम को भी ठीक करना पड़ेगा। अभी हमारा ये दूसरा रिसर्च का काम चल रहा है इस समय, कि ये जो हम जीवामृत बनाने के लिए वहां पर गुड़ बेसन का प्रयोग कर रहे हैं, यदि गाय के गोबर में ही वो जीवाणु ज्यादा मात्रा में निकल करके आए, अच्छे मजबूत बन करके आए, तो ज्यादा अच्छा उसको प्रयोग चल रहा है कि उसको कितना % खली देनी चाहिए, कितना गुड़ डालना चाहिए, कितना उसको डाइट सिस्टम में बाजरा डालना है, कितना, तो सब मिला करके उसका खाद्य जो गाय को देना है वो बहुत अच्छा खाने को पदार्थ दें और उसका गोबर की गुणवत्ता बढ़ जाए। हम देखते हैं कि गाय जब घूम कर फिर करके बहुत प्रकार की वनस्पति और ये सब खा करके गाय आती है, तो उसकी गोबर की गुणवत्ता अलग होती है, और जब भूसा खाती है तो उसकी गुणवत्ता गोबर की अलग होती है। तो उसके डाइट सिस्टम को भी सेट करके गाय को अच्छा खाने को देना और गाय का नस्ल सुधार पे ठीक से काम करना। हमारे यहाँ पर नस्ल बिगड़ गई, इसलिए गाय को डंडा मार के बाहर निकाल दिया। मैं पिछले दिनों जयपुर के पास एक फार्म में गया था, वो गाय का ऊपर काम करते हैं, उनके एक गाय 14 किलो दूध देती थी। जब उसको क्रॉस करवाया तो उस नंदी का माँ का दूध 24 किलो था। अब उसकी बछड़ी जो हुई, अब वो ब्याह गई, उसको मैं देख के आया था, उसका दूध 18 किलो हो गया। अगली बार 18 किलो को फिर 24 से क्रॉस करेंगे तो 22 किलो पर चली जाएगी। ऐसा गाय की नस्ल को सुधारने पर ध्यान देंगे तो गाय की दुर्गति रुकेगी। और गाय का वास्तव में घर तो किसान का घर है, और गौशाला तो एक वृद्धाश्रम है, इसलिए गौशाला उसका कोई उपाय नहीं है। तो हर किसान के घर में गाय हो, गोबर और गोमूत्र के द्वारा, वही बहुत बड़ा, यानी लक्ष्मी तो गोबर में बसती है, गौ में बसते लक्ष्मी, गोबर में बसती है। इसलिए गोबर और गोमूत्र यह खेती के लिए उपयोगी है। वैसे तो खेती के साथ साथ इंसान के स्वास्थ्य के लिए भी, अभी कल मैं दिल्ली प्रदेश के हमारे बीज प्रमुख है उनके खेत पर गया था, एक व्यक्ति की किडनियां खराब हो गई, उसको कहा कि किडनी डोनेट करवाओ किसी से, किडनी दूसरी डालनी पड़ेगी, लेकिन उसने गाय का गोमूत्र, पंचगव्य और दूध का प्रयोग करके वो बिना ऑपरेशन के एकदम स्वस्थ हो गया। अब वो खुद गाय पालने लग गया, देशी गाय। इसलिए गाय का गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य सारा कुछ अमृत तुल्य है। इसलिए गाय को व्यवस्थित पालन करना, बचाना, नस्ल का ध्यान रखना और गो आधारित खेती करना, इससे लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक होगा और लोगों की खर्चा, खेती पर खर्चा जो बढ़ गया था जहर डालने के कारण, रसायन डालने के कारण, वो खर्चा उसका बचेगा। किसान जो आज कर्जाई हुआ है, मेरे गांव में, मैंने बचपन में मैं खेती करता था, गांव में पढ़ता था, पढ़ते हुए खेती करता था, कोई कर्जा का काम ही नहीं रहता था। सारा काम गांव में है, मिलजुल करके ऐसा करते थे कि कर्जा किस चीज के लिए लेना पड़ेगा। अपना बैल होता था, अपना खाद होता था, अब मेरे घर में बीज होता था सब प्रकार का, उसी से खेती करते थे, बाजार के ऊपर अवलंबित नहीं थे। तो किसान का और देश का यदि विकास करना है, देश को बचाना है, देश के लोगों के आर्थिक स्थिति और उनका स्वास्थ्य सब बचाना है, तो गो आधारित खेती, और जो कुछ पैदा करता है किसान, उसका प्रोसेसिंग उसको आना चाहिए। मैं लॉकडाउन के दौरान जब खेत पर था तो फूलों की खेती हो रही थी और फूलों का बिकना बंद हो गया लॉकडाउन में। अब मेरे को कहने लगे फूलों का क्या करें। हमने तुरंत वहां पर सोलर ड्रायर बनाया और फूलों को उसमें सुखाया और इंटरनेट पर हमने डाला होली की फूलों की, होली की गुलाल, और वो सारे फूलों की गुलाल हमारी बिक गई। इसी प्रकार से टमाटर बड़ी तादाद में पैदा हो रहे थे, बिकना बंद हो गया। तो हमने पहले तो सॉस भी बना के बेचा, लेकिन कितना बनाते, ट्राली से निकला हुआ टमाटर कैसे काम बने। हमने सोलर ड्रायर में सुखा करके पीस के पाउडर बना करके पैक करके इंटरनेट पर डाला, उसकी वैल्यू 1000 रुपए किलो हो गई। ऐसा हमारे यहाँ पर जो लहसुन पैदा होता है तो उसका भी अचार बनाएंगे, पाउडर बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे। ऐसे हर चीज का प्रोसेसिंग किसान को करना चाहिए। हमने कोटा के उस फार्म पर हर चीज का प्रोसेसिंग का उपाय किया हुआ। हम सिट्रिनोला का तेल भी निकालते हैं मच्छर भगाने के लिए, इसके लिए काम में लेते हैं, और इसका लेमन ग्रास का भी निकालते हैं। अभी मैं बोल के आया हूँ बांस के तेल का, बांस के पत्तों का तेल निकालना, बांस के पेड़ लगाए हुए हैं बॉर्डर पर, हम उसका भी तेल निकालेंगे। और ऐसे किसान को हर चीज का प्रोसेसिंग करना,
वो अचार बनाए, मुरब्बा बनाए, गेहूं भी पैदा किया। तो अभी हमने बैलों से चलने वाली आटा चक्की लगाई हुई है। अब वो उसके ऊपर हम इंटरनेट नेट के द्वारा जोड़ करके कैमरे लगा करके और जो बाजार में उतारेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि ये गेहूं कैसे पीसा गया है, बैलों के द्वारा पीसा गया है। हमारे वहाँ बैल काम आते हैं खेती में, सारा ट्रांसपोर्टेशन और जुताई में बैल चालित ट्रैक्टर भी है हमारा बैलों से चलने वाला, तो हम बैलों का प्रयोग करते हैं। तो बैलों के घूमने से जो आटा पिसता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता, उसके न्यूट्रिएंट्स जलते नहीं। बैलों से घूम करके तेल निकलेगा। ऐसा प्रोसेसिंग का भी उपाय किसान को सीखना पड़ेगा और फिर उसको मार्केटिंग पर सरकार जो चाहती है एफपीओ बना करके रेडी टू ईट मार्केट में उतारना खाने की चीज को, तो फिर उसमें से बीच के लोग सब निकल जाएंगे। और आने वाली किसानों की पीढ़ी जो एमबीए करके आए, हमारे झालावाड़ वाले हुकुम जी पाटीदार जो हैं उनके बच्चे एमबीए करके आए, उन्होंने बहुत अच्छा इंटरनेट से मार्केटिंग की व्यवस्था करके आज वो एक्सपोर्ट करते हैं अपने फसलों, अपने जितना उनके अनाज पैदा होता है उसका एक्सपोर्ट भी होता है और देश के कोने कोने में ऑनलाइन बेचते हैं, कोई उधार का काम नहीं। तो ऐसा नई पीढ़ी को भी नए ढंग से व्यवसाय करना सिखाना, किसान केवल खेती न करे तो वो उसको रेडी टू ईट तैयार चीज वो मार्केट में उतारे। तो इस प्रकार का ये जो काम है कि खेती के अंदर आने काम में आने वाले सब आदान किसान के पास अपने रहें, अपने गाय है खाद उसका होगा, बैल भी उसके काम में लेगा और बीज अपना होगा और जो पैदावार होगी उसकी प्रोसेसिंग करके बेचेगा तो पूरा पूरा मुनाफा। इस प्रकार से इससे ढंग को यदि हम समझ लेंगे तो हमारे देश की आबादी गांव में रहती है और रोजगार के साधन खेती में जितने हैं उतना किसी चीज में नहीं है, इतना खेती में अवसर है, तो सबको रोजगार मिलेगा और भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाने वाला। आज इस कोरोना काल में, आज भी कोरोना काल में 8 महीने तक सारे देश में गेहूं खाने को दिया, जबकि बाकी जगह उत्पादन घटा होगा, अर्थव्यवस्था में कमजोरी आई होगी, लेकिन खेती ने नहीं आने दिया। और आज की तारीख में यूक्रेन रूस के युद्ध के दौरान तो हम दुनिया को गेहूं खिला रहे हैं और यदि हमने इस पद्धति को ठीक से लागू किया तो जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उपज बढ़ती है। जैसे मैंने बताया आपको 62 क्विंटल हेक्टेयर में हमारा गेहूं निकला है, तो इतना यूरिया वाले पैदा नहीं कर सकते और हमारी जमीन की निरंतर गुणवत्ता सुधर रही है और हमारे खेत में बहुआयामी खेती में एक साथ कई चीजें पैदा करके और देश और दुनिया को खाने के लिए अनाज भारत दे सकेगा। ऐसा भारत निर्माण करने के लिए हमें गो आधारित खेती पर किसानों को लाना ही होगा, आना ही होगा। इतना मेरा निवेदन। आपको अब कोई पूछना हो तो आप पूछ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मन प्रसन्न हो गया आपको सुनकर और आपका दर्शन करके। वाकई में इसलिए अन्नदाता किसान कहते हैं कि अन्नदाता किसान को विधाता के बाद दूसरा नाम दिया है। मैं आपको पतंजलि किसान सेवा समिति की ओर से कोट कोट प्रणाम करता हूँ, नमन और वंदन करता हूँ। और हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं, सवाल भी लेंगे और उनका सुझाव भी लेंगे। मैं इसके पहले मैं पतंजलि योगपीठ से हमारे इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता आदरणीय पवन कुमार जी जुड़े हुए हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। इसके बाद हम किसानों से सवाल लेंगे। ओम। धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब, आपका बहुत अभिनंदन है। आपने अपने मन की बात बताई, आपने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो आपने किए हैं राजस्थान में। निश्चित रूप से जब हम कुछ कार्य करते हैं तभी हमें उसके बारे में अनुभव आता है और उसी पर हम कड़ी से कड़ी जोड़ते रहते हैं, इस अनुभव के आधार पर, वहाँ की स्थिति के आधार पर, जमीन के आधार पर। तो ये एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। प्रोग्रेस ऐसे ही हमने करनी है कि हम अपने एक साथ पहले दिन से ही, शायद सब कुछ संभव नहीं होता है, किसी भी स्थान की जलवायु, वहाँ की स्थिति, वहाँ की हमारी अपनी क्षमता और हमारी रुचि इत्यादि सब विषयों के आधार पर ही हम किसी भी एक स्थान को एक आदर्श के रूप में, एक मॉडल के रूप में विकसित कर सकते हैं। और उस मॉडल से हमें जो ज्ञान मिलता है वो अपने आप में ही एक हमारे लिए भी और हमारे अपने साथ जो जुड़ते हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है कि हम लर्निंग बाय डूइंग की पद्धति को अपनाते हुए इस काम को आगे ले जाते हैं। तो इस काम को आपने किया है, इसमें जिया है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और आपके
जो अनुभव आज आपने बताया उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि इस तरह के जो मॉडल हैं वो हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में जरूर विकसित करने चाहिए। हमने भी इस पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों के वहाँ घरों में एक तुलनात्मक अध्ययन करने की बात कही। करीब 400 किसानों के साथ पूरे अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में किसानों ने अपनी पद्धति के अनुसार काम किया। उसको साथ ही उन्होंने जैविक पद्धति के आधार पर भी काम करने का प्रयास किया और जो भी अनुभव मिले, कुछ अनुभव उसमें से अच्छे मिले, कुछ बहुत बहुत अच्छे मिले, कुछ उसमें से उतने अच्छे नहीं हुए। तो सबकी अपनी क्षमता के अनुसार उनके अनुभव लिए और तुलनात्मक अध्ययन किया कि हम जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, जो हमें लगता है सही, उस तरीके से अगर हम काम करते हैं और एक हम पूर्ण में चाहे केमिकल खेती कर रहे हो चाहे प्राकृतिक रूप से ही कर रहे हों, लेकिन अगर हम करते हैं दोनों में क्या अंतर आता है, तो ऐसा तुलनात्मक अध्ययन हमारे कृषकों ने किया। और इसलिए हमने माना, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की, कि किसान भी एक वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक के रूप में अगर उसने आंकड़े लिए और उसमें ऑब्जर्वेशंस को जोड़ा तो निश्चित रूप से वो उसमें दिन पर दिन बढ़ोतरी और अपनी क्वालिटी और इसमें अनुभव लेते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा कुछ प्रयास जब हमारे किसानों ने किया तो उससे हमने भी सीखा। हमारे जो साथी कृषक और हमारे साथी जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी इस चीज को अनुभव किया कि इस पद्धति से कार्य करने से निश्चित रूप से किसान की आय में, किसान के अनुभव में, किसान के लिंकेजेस में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसान को केवल अपने आप ही सीमित नहीं रखना है। उसने सरकार की विभिन्न योजनाएं जहां तक के संभव हो, इसके अलावा बैंक हैं, इसके अलावा जहां पर भी जो भी संभावनाएं हैं, और कई बार सरकारी अधिकारी भी अच्छी तरह से काम सहयोग कर लेते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थितियां होती हैं, तो जहां पर जो अच्छी तरह से काम करने के लिए इच्छुक है उसका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएं। जो सहयोग नहीं कर पा रहे हैं उनको तरफ जरा दूर से उनको राम राम कर दें और लेकिन अपना काम स्वयं करते रहें। और इसी तरह से अपने साथ के जो अन्य किसान हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको भी साथ लेते हुए, उनके अनुभव को भी साथ लेते हुए, उनको अगर खेत में बुलाते हैं, उनके अनुभव साझा करते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलता है। तो एक किसान अपने स्तर से खेती करे, किसान अपने आसपास के किसानों को जो कि इच्छुक हैं उस पद्धति में, उनके साथ विचार विमर्श करें, उनका फील्ड में आके अवलोकन करें। साथ ही ऐसे जो भी अधिकारी, संस्था, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कि इस तरह से चीज में रुचि रखते हैं और सहयोग देने के लिए तत्पर हैं, उन सब लोगों को साथ लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में, उस क्लस्टर में एक किसानी और उसमें जो लोग कार्य करते हैं उन सबको इसका लाभ मिलता है। तो ऐसी पद्धति की तरफ हमने बढ़ावा दिया और उस पर कार्य भी किया। और अभी भी अब हमें लगा कि ये जो जानकारी का विस्तारीकरण होना चाहिए, तो यह जानकारी के विस्तारीकरण के लिए योगाहार के इस कार्यक्रम में बातचीत करनी शुरू की। तो आज हमारे 444 दिन लगभग हो गए हैं। तो इस 444 दिन में रोज मुख्य अतिथि, किसान और अन्य जो जानकार व्यक्ति हैं उनका ज्ञान लेने का हमें एक अवसर मिलता है। और आज आपसे हमने जानकारी ली, आपके अनुभव सुने, तो इससे भी सभी लोग लाभान्वित हुए। ये कड़ी निरंतर हम इसी प्रकार से चलाते रहते हैं, जानकारी का आदान प्रदान होते रहता है और इसी बहाने हम एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते हुए सभी विचारों को सुनते हुए आगे अपने कार्य में और बेहतरी करने का प्रयास करते हैं। इस योगाहार कार्यक्रम का यही उद्देश्य भी है और यही इच्छा भी है कि इसका इसी तरह से अपने अपने क्षेत्र में लोग अपने अनुभव के आधार पर करें, लेकिन दूसरे के अनुभव को भी संजोते हुए जो भी अनुभव है उसको अपने खेत में अपनी परिस्थिति के अनुसार प्रयोग जब करेंगे तो उसका निश्चित रूप से एक लाभ मिलेगा। मुझे आज इतना ही कहना है। आप सभी को धन्यवाद और आज के मुख्य अतिथि का बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने प्रयोग करके इस काम को आगे बढ़ाया। धन्यवाद, नमस्कार। सभी को मेरी ओर से निवेदन है कि कोई भी सीखने के लिए आना चाहे, निःशुल्क वहाँ की सारी व्यवस्था है। हम कृषि के बारे में सारा ज्ञान जो देते हैं उसका कोई चार्जेस नहीं लेते सिखाने के लिए।
और लगभग हर 15 तारीख को तो सैकड़ों किसान वहां पर आते ही हैं। बाकी दिनों में भी वहां पर आते हैं। ट्रेनिंग की व्यवस्था है, गांव-गांव में भी उसका प्रसार करने की हम कोशिश करते हैं। सभी देशी बीजों का हम संरक्षण करते हैं और संवर्धन भी करते हैं। और जैसा आपने सुझाव दिया, और जगह भी क्लाइमेट जोन में ऐसा बने, मैं अभी 3 अगस्त को बुरहानपुर में इसी प्रकार का मॉडल दूसरा डेवलप करने के लिए मैं वहां पर जाऊंगा। और तीसरे का सुझाव अभी आया है 4 अक्टूबर को मैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ इसके लिए जाऊंगा। और सितंबर महीने में आसाम में भी इसके लिए मुझे ऑफर दी हुई है। तो ऐसे जगह जगह पर इस प्रकार के फार्म डेवलप हों अलग अलग क्लाइमेट जोन में, इस प्रकार का प्रयत्न हमारा बना हुआ है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, आगे इसमें और प्रगति करें, ऐसा प्रयत्न रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी ओम। हाँ, जी महाराज। सर हमने हाँ, आज से पहले हाँ, आदरणीय पवन टाक जी से भी इस संबंध में, कोटा के फार्म के संबंध में 2 बार जानकारी प्राप्त की है। आज आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा हमारा निवेदन है, जो आपने कहा कि 62 कुंटल हमारा जो गेहूं हुआ देसी, हाँ, क्या मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के लिए भी उपयोगी है? बिल्कुल है। वो क्या है कि बीज भिन्न हो सकता है, जी लेकिन वहाँ गेहूं की खेती मध्य प्रदेश में वैसी होती है जैसे राजस्थान, हमारा एक कोटा जो है मध्य प्रदेश से लगता हुआ है। जी जी क्लाइमेटिक जी जोन एक जैसा ही है। गेहूं खूब बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश, तो आधे हिंदुस्तान में गेहूं वहां का जाता है मध्य प्रदेश का जी। होगा। और दूसरा मेरा निवेदन यह था कि हमारे शरद वर्मा जी ने भी हाँ, इस तरह का एक रिकॉर्ड बनाया था, तो वो भी थोड़ा अपना अनुभव साझा करते। तो आपने भी कुछ एक रिकॉर्ड बनाया है, आपने जैविक में बनाया, शायद वर्मा जी ने रसायन में बनाया है। तो कुछ और जानकारी हमारी बढ़ जाती यदि शरद वर्मा जी हो तो आए और थोड़ा अपना अनुभव भी शेयर करें। ओम। धन्यवाद रमेश चंद्र मेहरा जी। मैं चाहूँगा कि आज जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने आज जो अपना खाद पांचों हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, उपला कंडे का प्रयोग और खरपतवार नाशक, इन चीज़ों पर जो अपना हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है, उनके संबंध में हम किसानों से क्योंकि किसानों के मन में बहुत कुछ सवाल आ रहे हैं, क्योंकि आपको सुनना बहुत बड़ी बात है। आपने इतना समय दिया और आपका चेहरा देख करके ही हम लोग प्रसन्न हो गए। किसान को एक सिर पे स्वापा और मूछ, ये किसान की जो है पहचान है। और ये मैं तो प्रणाम करता हूँ, आपको देख करके ही प्रसन्नता हो गई है। सभी किसान प्रसन्न होंगे। मैं हमारे झारखंड से पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी आदरणीय करम कोरी जी जुड़े हुए हैं। मैं उनको चाहूंगा कि वो झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसानों का, वो आए और वो भी अपनी बात रखने का कष्ट करें। आदरणीय करम जी, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही हो, जब वो उन तक मेरी आवाज पहुंच जाएगी। और किसान भाई हमारे जुड़े हैं, जैसे शरद वर्मा जी हैं इटारसी नर्मदापुरम से। शरद वर्मा जी शायद अभी नहीं जुड़े हैं। मैं हमारे बीच में आदरणीय कृष्ण मुरारी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच हाँ, रही है आ रही, जी, आ रही। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय आप अपनी बात, अपना कुछ मार्गदर्शन, कुछ बात हो तो आप रख सकते हैं। शरद जी आए हैं सामने। हाँ शरद जी बोलो। सर आप रखें, आप अपनी बातें रखें। मैंने अपनी बात रखी है। और मेरा तो ये जी निवेदन है कि देश के सभी किसानों को खुशहाली के लिए और देश के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए इसके अलावा दूसरा मार्ग ही नहीं है। इसी पर आना होगा ताकि किसान का और कम खर्चे में अच्छी खेती और अच्छा लाभ और लोगों का स्वास्थ्यवर्धक अन्न खाने को मिले। इसका यही एक मार्ग है। शरद जी जी, ओम जी। बोलो जाट जी, ओम राम मैं राम। राम राम। राम जी, राम राम। सभी साथियों को राम राम। और डॉक्टर साहब, आपको तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम कि इस उम्र में देखिए ये चीज हमें अपने पूर्वजों ने दी है। आप पिता तुल्य हैं, डॉक्टरी से रिटायर्ड हैं, और उसके बाद भी आप जो है जमीन से जुड़े हुए रहने के बाद उन संगठनों के साथ काम लग के
और हमारे किसानों को इतना ऊपर उठा रहे हैं, इससे मैं आपका इस बात के लिए जो है ना एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा, आभार व्यक्त करूंगा इस मंच के माध्यम से। और सर ये जो आप बता रहे ना, ये कोशिश अगर हम करते हैं किसान साथी तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम जो है हर रोज पीछे जा रहे हैं। क्योंकि हमें एक तो पहले चिंता रहती है पैदावारी की, कैसे होगी, कब होगी। वो जैसे ही पैदावारी होती है तो हम उस पैदावारी को गले की हड्डी समझ लेते हैं कि जैसे तैसे करके बिक जाए। नहीं, मैंने आप जैसे पूर्वजों से, पुरखों से, बुजुर्गों से सीखा है, आप जैसे साइंटिस्ट अनुभवियों से सीखा है। 3 साल से मैं अपनी सरसों की प्रोसेसिंग करके उसका तेल निकाल के और उस खड़ी को अपना पशुओं को डालना और खेत में डालना। काफी अच्छा आराम महसूस हुआ है मेरे को इस मामले में। काफी किसान साथियों को बोलते भी हैं हम कि ऐसा करिए, लेकिन किसान साथी जो है जैसे ही फसल निकली उसको गले की हड्डी समझ लिया, हमारी बिक नहीं रही, हमारी बिक नहीं रही, और फिर जो है उसको मंडी में रख देते हैं। अगर ऐसा ही करते रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर, क्योंकि खर्चे इतने हो चुके हैं। दूसरा मेरा एक्सपेरिमेंट ये रहा थोड़ा थोड़ा, आप जैसे अनुभवों से सीख के देख के कि जौन सी जड़ी बूटी अपने खेत में है जिसको हम खरपतवार समझते हैं, उसके ऊपर भी मेरा काफी अनुभव रहा 3 साल 4 साल से, कि उसका रस निकाल के और जो फसल अपने खेत में लगाई हुई है अगर उसके अंदर 3 स्प्रे भी डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट उसके आ रहे हैं। काफी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू देखिए, हमारे को ये मालूम नहीं है कि भाई इसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, लेकिन फसल जो है वो बिल्कुल हरी भरी हो जाती है। तो इस चीज के भी काफी अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आए, और अभी लग रहे हैं आप जैसे अनुभवों से सीख के देख के। और सर एक बार प्लीज अपना मोबाइल नंबर या तो चैट में छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपको परेशान करेंगे बार बार। कोई बात और बीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ये आपकी उम्र या इससे बड़ी उम्र जो है ना वही बीज पे काम कर रही है, नहीं तो हम अपने नाश की तरफ जा रहे हैं, उसको नाश ही बोल लेंगे। अभी मैं फिलहाल पंजाब में बैठे हूँ, लगभग 10 दिन हो गया आके। यहाँ कुछ एरिया डेवलप करना था, तो एक पार्टी के 150 एकड़ जमीन है लगभग यहाँ। तो बोले भाई यहाँ जहर का ज्यादा प्रकोप हो रहा है तो इसको आप डेवलप करो। मेरा एरिया शुष्क है, बारिश के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैंने सोचा भाई चलो इस जमीन को भी सुधरवा देते हैं साथ में खड़े होके। तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ, तो यहाँ किसानों की कुछ पोजीशन ऐसी है, पहले तो मिट्टी के बीज लेके आते, अभी लगभग 8-10 किसानों की रिपोर्ट सामने ये आ रही है कि वो अभी उस कपास की जो है ना वो जुताई कर रहे हैं। ये हरा तेला आ गया, ये सफेद मच्छर आ गया, ये वो आ गया, ये चीजें हमारे किसान को मारने के लिए हैं, और हमारा किसान मरने के लिए तैयार है। जबकि बार बार उनको ये बोला जाता है कि आप मिट्टी बीज की बजाय देसी या संकर किस्म लगा लो, हाइब्रिड मत लगाओ, संकर किस्म लगा लो। ठीक है, वो चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती, तो आहिस्ता आहिस्ता अपना बीज संरक्षण करना शुरू कर दो। लेकिन किसान जो है ना, जब आज जो पोजीशन आई है, आज तो उसको ध्यान में ये आता है कि हाँ ये करना चाहिए, जिस दिन बिजाई करता है उस दिन वही बात आ जाती है। तो ये भी मेरे हिसाब से हमारे किसान को जो है ना एक षड्यंत्र के अंदर फंसाया जा रहा है, और बहुत ही गलत हो रहा है, थोड़ा सा समझना चाहिए। और दूसरा एक थोड़ा सा मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि जिसको बोलना है वही अपना बोलने के लिए माइक को ऑन करे, नहीं तो अपने माइक को बंद रखे, क्योंकि थोड़ी सी असुविधा आती है इस बारे में भी। और एक बार फिर इस मंच के माध्यम से मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए पिता तुल्य डॉक्टर साहब, मैं आपका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक तो भाई साहब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मैं रिटायर नहीं हूं और न रिटायर होऊंगा। मैं कभी भी न मैं
आज तक मैं किसी को भी नौकर बनने की सलाह नहीं दी। मेरे भतीजे ने इंजीनियरिंग किया, वो कहता है कि भाई मैं नौकरी करूंगा, मेरी सिफारिश बनेगा। भैया नौकर बनने की सलाह ना मैं आज तक दी है किसी को, मैं दूंगा भी नहीं। तो मैं रिटायर नहीं हूं और मैं डॉक्टर न होकर के वैद्य हूं। ये जो है ना, वैद्य होने में मुझे गौरव है। भारत में जो हमारी देशी चिकित्सा है, और मैं कोई बाजार की दवाइयां नहीं बताता। पथरी के लगभग 1 लाख मरीज केवल एक पुड़िया देने से पथरी निकल जाती है मेरे पास। तो मैं देशी चिकित्सा ही करता हूं और साधारण जड़ी बूटियों का उपयोग करता हूं। तीसरी बात आपने जो बोला कि जो फसल पर नरने पर वो जो जोतने लग गए हैं, ये जितना जहर छिड़केंगे उतना ही, ये हमने प्रयोग किया है कोटा के फार्म पर। जो मैं आगे बता रहा हूं कि ये जो कीट रोधक और कीटनाशक छिड़का, हमने फरवरी महीने में मूंग के ऊपर कीट रोधक छिड़का, ये नीम का, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सब छिड़के। तो वो जो मित्र कीट थे वो भाग गए, उस पर अंडा नहीं दिया। और अप्रैल में शत्रु कीट पैदा हुए तो उनको मारने वाला कोई न मिला। इसलिए हमने फिर दूसरा प्रयोग किया। कुछ कीटों को, हमारे पास लेबोरेटरी है बहुत अच्छे स्तर की, यानी राजस्थान सरकार में भी कोई लेबोरेटरी नहीं, इतनी बढ़िया हमारे कोटा फार्म पर लेबोरेटरी है। मिट्टी परीक्षण करना, कीट परीक्षण करना, सूक्ष्म जीवाणुओं का परीक्षण करना, ये लेबोरेटरी है वहां पर, और किसानों को फ्री सर्विस देते हैं सब प्रकार की। तो वो जो कीट है ना, वो कीट मित्र कीट के द्वारा ही शत्रु कीट मरने वाला है। ये हमारे भारतीय किसान संघ के लोगों ने मेंबर पार्लियामेंट के आगे रखा अपना डेमोन्स्ट्रेशन कि वो जो राम जी का घोड़ा उछलता है वो इल्ट को खा रहा है, उसका फोटो बताया। तो ये जो दुश्मन कीड़ों को मारने के लिए मित्र कीट बढ़ाना, हमने लेबोरेटरी में मित्र कीटों का वर्धन किया, बढ़ाया, बढ़ा करके वो खेत में जाकर के छोड़ दिया, और उसके कारण कीड़ों का नियंत्रण हुआ, वो शत्रु कीटों को खा गया। तो इसलिए कीड़ों को मारने का, भगाने का कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। हमारी रिसर्च आने वाली है, अब उसका पेपर पब्लिश करवाने वाले हैं हम लोग बैठ करके, कि ये जो छिड़कते हैं इससे वो जो कीड़ा है ना, हमने जैसे इसमें कोरोना में देखा, वो जो कीट है, सूक्ष्म कीट है, वो अपना वेरिएंट बदल लेता है। जैसे अभी कोरोना में कई प्रकार के वेरिएंट उसके आए ना, इसी प्रकार से इन कीड़ों के वेरिएंट बदल जाते हैं। ये 4 प्रकार में से तितली बनता है, पहले अंडा देता है, फिर लार्वा बनता है, फिर सुंडी बनती है, और फिर तितली बनता है। जब उसके ऊपर ये जब छिड़काव करते हैं तो पहली स्टेज से तीसरी पर चला जाता है, पहली स्टेज से चौथे पर चला जाता है, जल्दी से अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, अंडे ज्यादा देता है, ज्यादा पैदावार बढ़ाता है। इसीलिए तो इस बीटी कॉटन के ऊपर वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 यही चक्कर है। इनका वर्जन खत्म नहीं होगा, कीड़े खत्म होंगे नहीं। कीड़ों का नियंत्रण कीड़ों से ही होने वाला है, प्रकृति के द्वारा होने वाला है। ये प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं, और वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं, लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं, स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए ये जहर छिड़कना बंद करवाना पड़ेगा। यह कीड़ों को रोक नहीं सकते, नहीं तो ये बीटी कॉटन के वर्जन लाने की जरूरत क्या थी। उन्होंने तो बीज के अंदर ही डाल दिया था कि इसमें कीड़ा नहीं लगेगा, लेकिन वो असत्य है उनकी बात, ये सत्य है ही नहीं। तो इसलिए हमारे देशी बीज और प्रकृति के आधार पर उनके कीड़ों का नियंत्रण करना, यह आज के समय की जरूरत है। जी धन्यवाद सर। मैं आदरणीय हमारे सदन में डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से जुड़े हैं। अभी पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से चर्चा हो गई। मैं महाराष्ट्र से डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपनी बात रखें। धन्यवाद मुनि जी, आज की कक्षा बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे तरीके से योगासन का भी वर्ग हुआ, और डॉक्टर साहब ने तो काफी सारे अनुभव साझा किए, प्रयोग बताए, छोटी छोटी चीजों से किस तरह से मतलब मल्टी क्रॉपिंग हो सकता है उसके बारे में नुस्खे भी बताए। डॉक्टर साहब जैसे अनुभवी आदमी से मेरा एक छोटा नम्र निवेदन है, क्योंकि डॉक्टर साहब का बहुत अध्ययन भी है और अभी भी वो प्रयोग करवा रहे हैं और किसानों की दशा सुधारने के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं। तो मेरा नम्र निवेदन है कि डॉक्टर सर, कई बार किसानों को फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बताया जाता है, उसके लिए नुस्खे दिए जाते हैं, लेकिन अभी हमारे किसान भाई ने जो बताया कि उत्पादन जब बढ़ जाता है और वो प्रोसेस करने के बाद में या डायरेक्टली जाता है मार्केट में, तो उसको कीमत नहीं मिलती। और आमतौर पर किसानों की हालत सुधारने का रास्ता
किसानों को अगर सही कीमत नहीं मिली तो कुछ भी उसकी आय हो नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती, और उसके परिवार के जो खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई से लेकर दवा और बाकी सभी जो खर्चे हैं वो पूरे हो नहीं सकते, क्योंकि आखिर वो ग्राहक भी है कई चीजों के लिए। तो ऐसे किसानों की हालत सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए, एक, और दूसरा कि इसमें सरकार के जो अड़ंगे हैं, मैं सीधे सीधी बात बोलता, चाहे सरकार कोई भी हो, कोई भी सरकार, उदाहरण की भी इसी साल में जब गेहूं का उत्पाद अच्छा हो रहा था मध्य प्रदेश में और उसका एक्सपोर्ट हो रहा था, उससे कीमत अच्छी किसानों को मिल रही थी, तो उस पे एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी। अब ज्यादा कीमत अगर किसानों को गेहूं की मिलती तो निश्चित रूप से उनकी इनकम बढ़ती थी। दूसरा कि रवा, मैदा, आटा, उससे जो प्रोसेसिंग फार्म चीजें बन रही थी उसमें भी रोक लगा दी। ऐसा जो होता है कि कई बार किसानों के प्रोड्यूस को 2 पैसे ज्यादा मिलने की नौबत आती है, तो वो एक तो एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी जाती है या दूसरी चीजों को इंपोर्ट किया जाता है, जिससे देश के अंदर के जो किसानों के भाव है वो गिर जाते हैं। तो इस बारे में यदि आपका अध्ययन है या कुछ किया जाना चाहिए और आपका ये है तो निश्चित ये सदन को आप बताइए, हम आपको अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। ऐसा है कि अच्छी चीज को लेने वाले बहुत लोग हैं, अच्छी चीज लोगों को मिल नहीं पा रही, ये सामान्य स्थिति है, लेकिन उनका जोड़ कैसे करें इसकी आवश्यकता है। उसके लिए जैसे सरकार ने एक एफपीओ की योजना ला करके रखी है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसमें कई अड़ंगे आते हैं, जैसे आपने कहा प्रशासनिक तौर पर कि भाई ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हो रहा। मेरा ये कहना रहता है उसमें कि किसानों को सरकार की तरफ देखे बिना उस कल्पना को समझ करके काम करना चाहिए। ये हमने किया, यानी एफपीओ बनाया, शेयर होल्डर किसानों को बना करके जो धन हुआ उसमें से उन्होंने अपना मार्केटिंग शुरू कर दिया, बाजार का काम शुरू कर दिया और उसमें से उन्होंने लाभ कमाना शुरू कर दिया और अच्छा मॉडल बन गया। तो सरकार वाले अपने आप आ गए कि आप हमारे साथ जुड़िए, उनका भी नाम होता है कि हमारे क्षेत्र में कोई एफपीओ ने अच्छा काम किया। तो जब आते हैं जब आप अच्छा काम कर चुके होते हैं, तो इसलिए एफपीओ बनाने से सरकार एक्सपोर्ट करने की सुविधा देती है और प्रोसेसिंग की चीजें लगती हैं। मान लो सरकार की सुविधा नहीं मिली तो अपने आधार पर भी प्रोसेसिंग करके उसका आपने यदि मार्केटिंग ठीक किया, प्रचार ठीक किया। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताता हूं, प्रचार साधारण किसान के लिए बताता हूं। एक किसान ने गो आधारित खेती की, उसने फ्लेक्स बनाए, अच्छे फ्लेक्स बना करके उस पर नाम लिखा, भाई धनाराम जाट के खेत का गो आधारित खेती का गेहूं खरीदना है तो बुकिंग कराए इस नंबर पर, इस भाव में। और उसने शहर में 4-6 जगह लगा दिया, लोगों को कह दिया भाई आप आकर के देखो और फिर लो। और लोगों ने इतना लिया। हमारा जो कोटा का फार्म है, हमारे पास तो जमीन अभी 48 बीघा हुई, पहले 40 बीघा ही थी, कम पड़ती है, हम तो इतना बेच नहीं सकते जितनी डिमांड लोगों की हमारे पास आती है। आसपास के सब गांव वालों में हम प्रचार करके उनको पैदा करवाते हैं, गो आधारित खेती करवाते हैं। अभी पिछले साल में भी वहां पर जो उनका गेहूं हुआ गो आधारित खेती से, वो 4,500 रुपए क्विंटल में घर से उठा करके ले गए, मंडी में जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ी और अपने बीज रखने के लिए, खाने के लिए छुपा करके रखा। इतने ग्राहक उनके पास पहुंचे कि अपने लिए छुपा करके रखना पड़ा, इतना उनको मार्केट। तो ये मार्केट थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है, प्रचार करने का एक तरीका। शहर में आप फ्लेक्स लगा दो, जहाँ मंदिर है उसके बाहर लगा दो, स्कूलों पे लगा दो, कोई ऐसी जगह जहाँ लोग आते जाते हैं वहां यदि किसान फ्लेक्स लगा दे ना छोटे शहर में, तो आज लोगों के पास पैसा तो इतना है, खाते तो है, रोजाना का 100 रुपए का खर्चा खाने पर नहीं होता, 500 रुपए का पेट्रोल डीजल पर खर्चा करते हैं, मोबाइल पर खर्चा करते हैं, तो फालतू खर्चे ज्यादा है, खाने पर खर्चे कम है। तो अपने बच्चों को जहर खिलाना पसंद नहीं करेगा, अमृत जैसा अनाज खाएगा, खिलाएगा बच्चों को, लेकिन उसका प्रचार का तंत्र जरूर बनाना चाहिए। ये मेरा एक सामान्य किसान वाला निवेदन मैंने आपके सामने रखा। और दूसरा एफपीओ बना करके, किसानों का समूह बना करके और उसके मार्केटिंग, भारत में ही नहीं विदेश में, हमारे यहाँ झालावाड़ जिले में हुकुम जी पाटीदार अपना खुद का तो सब दिखता ही है, लेकिन उनके द्वारा ट्रेंड किए हुए सब आसपास के गांव के लोगों का अनाज उनके पास आता है। वहां हर दिन 20-25 महिलाएं काम करती है, उनको रोजगार 12 महीने मिलता है। कोई अनाज को साफ करता है, कोई दालों को साफ करता है, फिर उनको तैयार करते हैं, पैकिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। तो एक तो रोजगार दे दिया और अच्छी कीमत मिल गई और उनके बच्चे पढ़े लिखे वो एक्सपोर्ट तक उसको पहुंचाने लग गए।
तो इस पद्धति को सीखना होगा। आप में से किसी को सीखना है तो आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, आप सीखिए। और मार्केटिंग भी अच्छे ढंग से करके किसान को, जब तक मार्केटिंग नहीं करना आएगा तो उसको उत्पादन का मूल्य नहीं मिलेगा। वो जो बोलता है उसके बुमड़े बिक जाते हैं, और जो नहीं बोलना जानता उसकी अच्छी चीज भी कोई नहीं पूछता। तो इसलिए उस पर किसान को आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समय की जरूरत है। सर अब छोटा सा प्रश्न, इससे जो ऐसे बड़े एफपीओ या बड़े कोऑपरेटिव जो है जिनके पास अच्छा माल भी है, एक्सपोर्ट में उनकी डिमांड भी है, ऐसे भी चीजों को सरकार करने नहीं देते, उस समय क्या करना चाहिए? धन्यवाद। वो तो रास्ता तो उसी प्रकार उसी समय देख करके बताना पड़ेगा। मैं उसको कल्पना से नहीं बता सकता क्या रास्ता निकालना पड़ेगा, लेकिन रास्ता तो किसान को ढूंढना ही पड़ेगा। पहले भारत का मार्केट चुनना चाहिए। हमारे कई साथी ऐसे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष रहे भुज जिले के, कच्छ भुज में, उन्होंने बहुत अच्छा फलों का बाग है उनके। अब वो सब प्रकार के जूस बनाते हैं, करोड़ों रुपए का जूस उनका जमा रहता है फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में। मैं गया था देखने के लिए। और पहले वो एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक्सपोर्ट करूं दूसरे देश के लोगों को, मैं अच्छा जूस पिलाऊं, बजाय इसके मैं भारत के लोगों को पिलाऊंगा। पहले वो यहीं पर बेचते हैं सारा। और उन्होंने अपने बेटे पोते बहुओं सबको काम में लगाया हुआ है। बहुओं को भी तनख्वाह मिलती है, दिन में काम करने के लिए आती है, उसमें तो बहुओं को भी मिलता है। और बेटे पोते जो पढ़े लिखे है, एक के जिम्मे बाहर का मार्केट है, एक का वहां का मार्केट है, सबको काम बांटा हुआ है। और वो फलों के जूस को और बहुत अच्छे फ्लेवर में 2-3 प्रकार के जूस को मिला करके कोको कोला जैसा रंग बना दिया, बहुत अच्छी कीमत पर बिकता है, बहुत अच्छा काम चलता है। तो वो मार्केट तो हमको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट ही जरूरी नहीं है, एक्सपोर्ट होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यदि बाधा आती है तो हम भारत में मार्केट ढूंढने। भारत में मार्केट की कमी नहीं है, अभी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को चाहिए अच्छी चीज, लेकिन उसका प्रचार करने का ढंग अपना अपना ढूंढना पड़ेगा। कोई इंटरनेट के द्वारा, कोई जो मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा कोई तंत्र बनाना पड़ेगा। धन्यवाद सर। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि वो आए, वो भी अपनी बात कम समय में 1-2 मिनट में रख लें, चूंकि 8 बज गया है। आदरणीय दिनेश जी। जी आदरणीय, धन्यवाद। योगाहार के सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं हार्दिक धन्यवाद करूंगा आदरणीय मुख्य अतिथि जी का कि आप में इतनी सरलता है, जितना बड़ा अनुभव उतनी सरलता है। और आपसे मात्र 2 दिन ही बात हुई फोन पे, एक हफ्ते पहले और कल। और आपने सहजता ही सही पहले ही दिन बोला कि नहीं, कभी भी आप फोन करिए, योगाहार के लिए, पतंजलि के लिए और किसानों के लिए मेरे पास पूरा समय है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जिस तरह की चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं वो बहुत ही आवश्यक हैं, और हमारे समग्र विकास के लिए, हमारे देश की, हमारे किसान के और सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और हम इस तरह से आगे जुड़ते रहेंगे। आदरणीय जो मुख्य अतिथि जी हैं, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, और जो सभी सदस्य हैं उनके साथ हमारी वार्तालाप आगे निरंतर बढ़ती रहेगी। धन्यवाद, प्रणाम, ओम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। मैं आदरणीय डीडी शर्मा जी को आमंत्रित करूं, इसके पहले मैं आदरणीय वैद्य साहब को और अपने मैं क्या कहूं, मैं तो ये कहूंगा कि आप जो है किसानों के लिए जो आज हमें आपने जो 62 क्विंटल गेहूं 1 एकड़ में, और पहले वर्ष जो जैविक खेती को बदनाम करते हैं कि जैविक खेती में 3 साल बाद परिवर्तन आता है, तमाम बातें चल रही हैं। अगर हमने जमीन को कायदे से अच्छा बना दिया, उसका जैसा कि आपने बताया कि किसान भाइयों को ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव और मार्गदर्शन आज आपने दिया। मैं, और आप वैद्य भी हैं, हमारे जो गांव में जैसा परम पूज्य स्वामी जी रोज बताते हैं, परम सिद्ध आचार्य जी बताते हैं, आप भी बता रहे हैं। मैं चाहूँगा, आपसे निवेदन करना चाहता हूं पूरे परिवार की ओर से, पतंजलि परिवार की ओर से, कि आप अपना, मुझे मालूम है कि आपका बहुत अमूल्य समय है, एक मिनट और एक सेकंड अमूल्य होता है, परंतु ये सेशन भी बहुत अमूल्य है। ये सेशन में भारत के कम से कम 17 राज्यों से यहाँ प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न संघ, जैसे मैं मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष हूँ किसान समिति का, हमारे झारखंड से करम जी जुड़े हैं, इसी प्रकार से महाराष्ट्र, उत्तराखंड, विभिन्न 17 राज्यों से यहाँ संगठन के लोग, वैज्ञानिक,
किसान, योग शिक्षक, योग साधक और जो हमारे राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति हैं, सभी इसमें जुड़ते हैं और एक एक मोबाइल से कई लोग इसको आपको सुनते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, उसको रिकॉर्डिंग भी जब यूट्यूब पर डलती है तो उसमें भी कई लोग सुनते हैं। मैं आपका चाहूँगा कि आपका मार्गदर्शन जब भी आपका समय हो, मैं ज़्यादा मजबूर नहीं करूँगा, चूँकि दिनेश जी से मैंने निवेदन किया था, तो आपका जब भी समय हो आदरणीय GD शर्मा जी को या आदरणीय दिनेश जी को आप बता दें, तो एक दो दिन का हम इस योगाहार कार्यक्रम में और आयुर्वेद के ऊपर देसी हमें उपचार, घरेलू नुस्खे कैसे किस रोग पर हम प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम सबको मार्गदर्शन मिल जाएगा, तो बहुत कृपा होगी। मैं आदरणीय DD शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं और उनको धन्यवाद मैं ही देता हूं पहले कि आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद जो आप आज हमें महान पुरुष से मिलवाया। आप आए और अपना जो है आज की इस योगाहार कार्यक्रम में आभार ज्ञापित कर इस कार्यक्रम को विराम की ओर ले जाएं। सभी को नमस्कार। मैं अभी सफर कर रहा हूँ तो आपसे माफी चाहूँगा कि मैं अपना इसके लिए धन्यवाद नहीं कर सकता। आप भी मेरी तरफ से इसका धन्यवाद दीजिए। भविष्य हमारे इसके साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, आप चूंकि सफर में हैं और मैं आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी जी आप मेरी जब भी आवाज कहेंगे मैं उपस्थित हूँ। जी जी जब भी आप जरूर जरूर बताएंगे उपस्थित। बहुत सुंदर साहब, बहुत बहुत सुंदर, बहुत खुशी हुई है। अच्छा मैं हमारे करम जी तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो, करम कोरी जी नहीं पहुंच रही है, चूंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी जी प्रणाम। जी जी प्रणाम। जी आपको आप भी जो है प्रणाम। आप अपने परिचय के साथ और आज इस व्यवहार कार्यक्रम में आप सब आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी जी मेरा नाम पुण्यकाम समर्थ है और मैं किसान प्रभारी किसान सेवा समिति समस्तीपुर जिला बिहार से हूँ। और आज पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मुन्नी लाल भाई जी का, जिन्होंने आज का आभार ज्ञापन करने के लिए हमें मौका दिया। तो आज बहुत ही लोग अब गौरवान्वित महसूस करते हैं जब ऐसे ऐसे विभूति से हम लोगों का परिचय होता है, उनका सानिध्य मिलता है, उनका अनुभव मिलता है, जो कि यदि उस पर थोड़ा सा भी अमल किया जाए तो अपना ही नहीं पूरे समाज का जीवन का शैली बदल सकता है, जीवन चरित्र बदल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी, इनके माध्यम से हमारे आज मुख्य अतिथि का इस कार्यक्रम में आना हुआ। और योग का भी के लिए, योग कराने के लिए भी योग शिक्षक को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो भी एक बहुत ही अहम जरूरी चीज़ है जिस पर कि हम लोग लगातार योग और आहार पर चर्चा कर रहे हैं। अतः आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए, क्या आज समापन का भी आभार व्यक्त किया जाए क्या? जी 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 जी, तो समय हो रहा है क्योंकि 8:00 हो रहा है। तो अब मैं चाहूँगा कि आज जो अपना कीमती समय लगातार जो इस कार्यक्रम को देते रहे हैं, आज भी दिए हैं, उन सभी हमारे महानुभावों का, जिसमें श्री राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय मुनीलाल जी, आदरणीय पवन सर, आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा, आदरणीय बावला जाट जी, हमारे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय सर, आदरणीय DD शर्मा सर, आदरणीय दिनेश सिंह सिमवाल सर, जो अभी प्रवास में है और वहीं से हम लोग उससे जुड़े थे। बहुत ही इनका अभिनंदन है, इनका प्रयास से बहुत जो है हम लोग को अनुभव का मार्गदर्शन करने वाले मुख्य अतिथि से परिचय हुआ है। आदरणीय SK दुबे सर, आदरणीय टोली चंद जी, आदरणीय किसान कृष्ण मुरारी जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप उनियाल जी, आदरणीय रघुवीर रावत सर, आदरणीय रमेश चंद मेहरा सर, आदरणीय शरद वर्मा सर, आदरणीय विनोद भट्ट सर,
एवं जो आज के कार्यक्रम से लिफ्ट हो चुके हैं, तो उन सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि ऐसे ही हम लोग कार्यक्रम से जुड़े रहें, लगाव बनाए रखें और फिर कल हम लोग मिलते हैं 5:30 का जो हम लोग का नियत समय है। सभी को ओम, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। ओम, सभी को साधुवाद। ओम। ओम। ओम सुप्रभात। आज का दिन सबों को झारखंड की ओर से मंगलमय हो।